वानखेड़े पर लगातार एक्शन न करके किस तरह से सिंघम फिर से एक्शन में। वानखेड़े पर आरोपों की बौछार हुई। वानखेड़े पर एक के बाद एक न जाने कितने आरोप और इल्जाम लगाए गए, लेकिन वानखेड़े देखिए आज बहुत दिनों बाद इस तरह से मीडिया कैमरों के सामने आए। ये वानखेड़े ने क्या कहा ये आपको सुनवाएंगे, लेकिन वानखेड़े क्यों सामने आए हैं आपको बताएं, क्योंकि एक बड़ा एक्शन, सिंघम फिर एक्शन में आ गया है। ये बड़ा एक्शन वानखेड़े की टीम ने, एनसीबी की टीम ने ये ड्रग्स पकड़ी है। देखिए जरा यहां से वहां तक जो आपको नजर आ रहा है 1500 किलो ड्रग्स समीर वानखेड़े एनसीबी टीम ने पकड़ी है। यह बता रहा है कि जो आरोप लगे समीर वानखेड़े पर कि वो सिर्फ सेलिब्रिटी पर एक्शन लेते हैं, सेलिब्रिटीज के पुत्रों और सुपुत्रियों पर एक्शन लेते हैं, लेकिन ड्रग्स पर एक्शन हुआ और 1500 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। देखिए जरा फिर से कैसे सिंघम एक्शन में आ गया है। ये मैं आपको ड्रग्स दिखा रहा हूं जो पकड़ी गई है। ड्रग्स पर एनसीबी ने यह एक्शन लिया है। आपको बताऊं नांदेड़ में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है और ड्रग्स पर समीर वानखेड़े का यह बड़ा एक्शन है। इसमें आपको बताऊं 1500 किलो, थोड़ा बहुत नहीं, यह कहा जा रहा था कि 100 ग्राम 200 ग्राम गांजा पकड़ रहे हैं समीर वानखेड़े और टीम। एनसीबी ने 1500 किलो गांजा पकड़ा है। यह बता रहा है कि वानखेड़े पर सिर्फ उन्हें डैमेज करने के लिए इल्जाम लगाए जा रहे थे। ये जो ड्रग्स है ये गाड़ी में छिपा कर रखी गई थी। आपको बताऊं बाकायदा बड़े ट्रक में लेकर जाई जा रही थी। विशाखापट्टनम से ये ड्रग्स लाई गई थी और उसके बाद विशाखापट्टनम से ये ड्रग्स जलगांव की तरफ ले जाई जा रही थी। 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। समीर वानखेड़े ने इसके बाद क्या कहा आपको बताऊं, क्योंकि समीर वानखेड़े का जवाब है उन सबको जो कह रहे थे कि समीर वानखेड़े 100 ग्राम 10 ग्राम और 5 ग्राम गांजे वालों को पकड़ रहे हैं। अब 1500 किलो गांजा पकड़ा है। वानखेड़े ने क्या कहा सुनिए जरा। फिर एक्शन में एनसीबी का सिंघम। ये कंसाइनमेंट 1127 केजीज का था। जैसे महाराष्ट्र एंटर किया तो उसे इंटरसेप्ट किया गया है। समीर वानखेड़े की टीम ने पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। करोड़ों की ड्रग्स पर वानखेड़े का एक्शन। मुंबई एनसीबी का वो जोनल डायरेक्टर जिस पर आरोपों की बमबारी की गई। एनसीबी के जिस अधिकारी पर तोहमतों की पूरी कहानी लिख दी गई, वो समीर वानखेड़े एक बार फिर एक्शन में। और एक बार फिर समीर वानखेड़े ने तमाम आरोपों और तोहमतों के बावजूद ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। दरअसल खुफिया सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने एक ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली। एनसीबी को धोखा देने के लिए ट्रक में लकड़ी के लंबे डंडे भरे हुए थे, लेकिन समीर वानखेड़े की टीम ने जब ट्रक से सामान बाहर निकलवा कर तलाशी ली तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ट्रक में गांजे को अलग अलग हिस्सों में सामान के साथ छिपाया गया था। 24-24 किलो के पैकेट में बाकायदा ड्रग्स की खेप छिपाई गई थी, लेकिन एनसीबी और समीर वानखेड़े की नजर से ड्रग्स छिप नहीं सकी। गांजे की ये खेप विशाखापट्टनम से जलगांव की तरफ ले जाई जा रही थी, लेकिन नांदेड़ में करोड़ों का गांजा समीर वानखेड़े की टीम ने पकड़ लिया। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई की गई है। ये कंसाइनमेंट 1.1 टन 1127 केजीज का था। 2 जने जैसा मैंने आपसे कहा अभी तक इंटरसेप्ट किया गया और आंध्र प्रदेश से कंसाइनमेंट आ रहा था। आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड से, जो सप्लायर भी और सोर्स। एक तरफ आरोपों का पहाड़, दूसरी तरफ फर्ज का एहसास। यही समीर वानखेड़े की खासियत है। ड्रग्स के खिलाफ उनकी लड़ाई एक मिशन की तरह है, एक ऐसा मिशन जिसे वो हर हाल में पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हैं। इस बीच दुश्वारियां भले ही उनका रास्ता रोक रही हो, लेकिन वो फिर भी डटे हैं। और आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं जल्दी से कि समीर वानखेड़े ने ड्रग्स पर यह पहला एक्शन नहीं लिया। समीर वानखेड़े ने इससे पहले न जाने कितने एक्शन ड्रग्स पर लिए हैं। देखिए जरा समीर वानखेड़े ने अब तक क्या कार्रवाई की है ड्रग्स पर, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। समीर वानखेड़े आपको नजर आ रहे हैं एक तरफ। समीर वानखेड़े ने अब तक जो कार्रवाई की है देखिए जरा। 2 साल में करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी है समीर वानखेड़े ने।
17,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है समीर वानखेड़े ने। ऐसे ही समीर वानखेड़े का नाम नहीं है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। 2021 में बताऊं आपको, 2021 में यानी अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है, 94 मामले दर्ज कर लिए हैं समीर वानखेड़े ने बड़े बड़े सितारों पर। सोचिए जरा, कौन सा सितारा जिसके ऊपर ड्रग्स का इल्जाम लगा हो और वानखेड़े ने उसको बुलाकर पूछताछ ना की हो। ड्रग्स पेडलर्स, सितारों के जरिए वानखेड़े का मकसद पेडलर्स तक पहुंचना, सप्लायर तक पहुंचना। और देखिए जरा, ये वो ड्रग्स हैं जिसमें कैनेबी, हशीश, एमडी, कोकीन और एमडीएमए। समीर वानखेड़े ने ये सारी ड्रग्स पकड़ी हैं अब तक। इसमें अफीम, एलएसडी पेपर, एल्पाजोम और नेट्रावेट टैबलेट, ये वो ड्रग्स हैं जो समीर वानखेड़े से बचकर अब तक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकी हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे न सिर्फ मुंबई, नांदेड़ बल्कि गुजरात में भी आपको बताऊं 600 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। 600 करोड़, तस्वीरें दिखाऊं जरा, ये आप तस्वीरें देखिए जरा, गुजरात से तस्वीरें आई हैं। ये 600 करोड़ हेरोइन, 120 किलो हेरोइन गुजरात में पकड़ी गई है। और इससे पहले आपको याद होगा गुजरात में 20,000 करोड़ ड्रग्स मिली थी और इसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हेरोइन पकड़ी गई है इसका सीधे दुश्मन देश पाकिस्तान से ताल्लुक है। कैसे पाकिस्तान से नाव के जरिए इसे लाया गया, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो एक तरफ मुंबई में समीर वानखेड़े की टीम ड्रग्स के खिलाफ एक्शन में है, दूसरी तरफ गुजरात में भी करोड़ों की ड्रग्स की खेप बरामद की गई है। गुजरात में एटीएस ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 120 किलो हेरोइन जब्त की है। सोचिए जरा, 120 किलो जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेरोइन को किस तरह से छुपा कर रखा गया था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हेरोइन की यह खेप सरहद के उस पार पाकिस्तान के रास्ते भारत आई। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह नाव जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, टेलीविजन स्क्रीन पर आप वो नाव देख सकते हैं, ये वही नाव है जिसके जरिए हेरोइन को द्वारका के सलाया बंदरगाह पहुंचाया गया। उसके बाद इसे मोरबी जिले के जिनजुदा गांव लाया गया। यहां से इसे अलग अलग हिस्सों में आगे भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही रविवार को हेरोइन की यह खेप जब्त कर ली गई। आपको बताऊं, इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमसुद्दीन सैयद, जब्बार मुख्तार हुसैन और गुलाम हुसैन बताए जा रहे हैं। एटीएस के मुताबिक खेप की सप्लाई पाकिस्तानी तस्करों ने अक्टूबर में की थी। ड्रग्स की यह खेप अफ्रीकी देशों में भेजी जानी थी। नेवी के हाई अलर्ट होने की वजह से द्वारका में ड्रग्स को उतार लिया गया और बाद में इसे सीमेंट की बोरियों में भरकर छिपा दिया गया। कोस्ट गार्ड और नेवी के अलर्ट पर होने की वजह से यह कंसाइनमेंट अफ्रीका नहीं भेजा जा सका। सुनिए जरा एटीएस को। ये गुजरात पुलिस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है। इसमें 120 किलो हेरोइन का सीजर हुआ है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 600 करोड़ रुपया तक की है। और इसमें 3 जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, इसमें एक पाकिस्तानी स्मगलर है जाहिद बशीर बलोच, ये इन्वॉल्व है। और आपको बताऊं, इससे पहले 3 सितंबर को, देखिए जरा तस्वीरें, घबरा जाएंगे देखकर आप। 3 सितंबर को कच्छ के मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए, जी हां 21,000 करोड़ रुपए की लगभग 3,000 किलो 2,988 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई थी। ड्रग्स की यह खेप टेलीकॉम पाउडर की शक्ल में 2 कंटेनरों के जरिए ईरान, अफगानिस्तान होते हुए मुंद्रा बंदरगाह पहुंची थी। आपको बताऊं कि 10 लोगों को इस मामले में अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। मामले की जांच एनआईए कर रही है। लेकिन एक बार फिर ड्रग्स के बहाने नवाब मलिक एक्टिव हो गए। जैसे ही ये पता चला कि गुजरात में 600 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, नवाब मलिक ने हमला किया। नवाब मलिक ने ट्वीट किया। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, फिर गुजरात कनेक्शन, उड़ता गुजरात। इससे पहले नवाब मलिक गुजरात को लेकर ड्रग्स कनेक्शन पर हमला कर चुके हैं। सुनिए जरा नवाब मलिक को। द्वारका में 350 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। मुंद्रा पोर्ट पे 27,000 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। गोसावी, भानुशाली, सभी लोग गुजरात में बार बार क्यों जाते हैं?
और ये बात सच है कि पाकिस्तान से ड्रग समुद्री रास्ते से गुजरात में आता है। गुजरात से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। तो आपने देख लिया कि सिंघम ने फिर से एक्शन शुरू कर दिया है, लेकिन अब हम आपको सिंघम की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत दिखाने जा रहे हैं। जी हां, वानखेड़े की बेगुनाही के सबूत ये गवाह है। यह है सैम डिसूजा। आपको बताऊं, आर्यन की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद वानखेड़े पर यह इल्जाम लगे कि क्या आर्यन की रिहाई के लिए 25 करोड़ की वसूली वानखेड़े ने मांगी, लेकिन सैम डिसूजा यह सबसे बड़ा गवाह है जो बताएगा वानखेड़े पर लग रहे आरोप सही है या गलत। आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर यह सैम है कौन। ये सैम दरअसल आज पहुंचा मुंबई पुलिस के एसआईटी के सामने गवाही देने के लिए 25 करोड़ की वसूली के मामले में। यह शगुफा है या इसमें सच्चाई भी है? आपको बताऊं सैम कौन है, पहले देखिए। आर्यन वसूली कांड में गवाह है सैम डिसूजा। सुनील पाटिल देख रहे हैं आप, सुनील पाटिल का करीबी है ये सैम डिसूजा। इसी पाटिल के कहने पर गोसावी से मिला था ये सैम डिसूजा। एनसीबी अफसर से गोसावी को मिलवाने की जिम्मेदारी सैम डिसूजा की थी और ये सैम डिसूजा शाहरुख की मैनेजर का मोबाइल नंबर अरेंज करवाया। जब आर्यन की गिरफ्तारी हुई तब तक सैम को लग रहा था शायद आर्यन को छोड़ने के लिए पूजा का यानी शाहरुख का नंबर, शाहरुख की मैनेजर का नंबर ये मांग रहे हैं। सैम ने का रोल इतना था और आज ये सैम मुंबई एसआईटी के सामने पहुंचा और उससे पहले इसने रिपब्लिक से बात करते हुए इस वसूली कांड के 4 वजीरों के नाम बताए। आइए आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा वसूली कांड के वो 4 चेहरे आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो खुद गवाह ने बताए हैं। पहला है सुनील पाटिल। कहना है सैम डिसूजा का सुनील पाटिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रोल है यह भी अभी सैम बताएगा, सैम की गवाही मैं आपको सुनवाने वाला हूं। दूसरा शख्स है किरण गोसावी, इस वसूली के वजीर की लिस्ट में। तीसरा शख्स है सैम डिसूजा के मुताबिक मनीष भानुशाली और चौथा 25 करोड़ के इस वसूली कांड में चौथा शख्स है प्रभाकर सैल। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये खुद सैम डिसूजा कह रहा है और वानखेड़े की बेगुनाही के लिए सबसे बड़ा सबूत है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं उस सबसे बड़ा गवाह को जिसको आप पहली बार टेलीविजन पर सुनने जा रहे हैं, जो बताएगा कि समीर वानखेड़े का इस उगाही और वसूली में कोई रोल नहीं। सुनिए जरा। मिल गया वानखेड़े की बेगुनाही का सबूत। आर्यन पर उगाही की सबसे बड़ी गवाही। मैं पर्सनली सिर्फ सुनील पाटिल को जानता था और रेड के दिन मैं सिर्फ उनको मिस्टर प्रभाकर साहिल, मनीष भानुशाली और केपी गोसावी को सिर्फ उसी दिन मिला। उसके बाद आज तक मैं कभी मिला नहीं उनको। 25 करोड़ की वसूली की पूरी कहानी। वानखेड़े के नाम पर कोई और कर रहा था वसूली। वसूली के 4 वजीर। समीर वानखेड़े का आर्यन के बदले उगाही से कोई नाता नहीं है। यह सच गवाहों के बयानों से सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने पहुंचे सैम डिसूजा के बयान को सच माने तो वानखेड़े के नाम का इस्तेमाल करके उगाही कोई और ही कर रहा था। सैम के मुताबिक इस वसूली के 4 वजीर हैं। पहला वजीर सुनील पाटिल। सैम डिसूजा के मुताबिक आर्यन के नाम पर करोड़ों की वसूली का प्लान सुनील पाटिल ने बनाया। वसूली की स्क्रिप्ट पाटिल ने ही तैयार की। पाटिल बड़े बड़े नेताओं के साथ काम कर चुका है। पाटिल ने ही सैम को गोसावी से मिलवाया और किसी एनसीबी ऑफिसर से गोसावी को मिलवाने की ड्यूटी दी। दूसरा वजीर है केपी गोसावी। गोसावी सुनील पाटिल का मुहरा है। आर्यन के नाम पर करोड़ों की वसूली को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी केपी गोसावी की थी। तीसरा वजीर है मनीष भानुशाली। मनीष केपी गोसावी का साथी है और क्रूज पर रेड के दौरान मौजूद था। करोड़ों की डील में गोसावी का पार्टनर था। चौथा वजीर प्रभाकर सैल। प्रभाकर केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है। गोसावी ने इसी प्रभाकर के नंबर को वानखेड़े के नाम से मोबाइल पर सेव कर रखा था और अब खुद प्रभाकर सैल केपी गोसावी के खिलाफ गवाह भी है कि मिस्टर किरण गोसावी एंड प्रभाकर साहिल आर फ्रॉड एंड मेन कॉन्स्पिरेटर्स इन द said case. I also saw that Kiran Gosavi had saved mobile number of Prabhakar Sahil as Samir Wankhede too, thereby showing that he was connected to the top NCB official. उगाही के 4 वजीर आर्यन की गिरफ्तारी के बाद
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी का नंबर खोजने में जुट गए। सैम डिसूजा ने ही पूजा डडलानी के नंबर का जुगाड़ करवाया। मुझे सुनील पाटिल का ही फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया किरण गोसावी फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप जाइए उधर और पता कीजिए। तो जैसे मैं उधर गया तब मुझे मालूम पड़ा कि मिस्टर आर्यन खान अरेस्ट हुए हैं और उन्होंने मुझे क्या बताया कि किरण गोसावी ने स्टार्ट में ये बताया था कि उनके मैनेजर से बात करानी है। मेरे को ये नहीं मालूम था कि इसका जो इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या थी या इनका एक्सटॉर्शन का क्या इरादा था, मुझे वो आइडिया नहीं था। सैम डिसूजा के मुताबिक शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी केपी गोसावी से मिली थी और गोसावी खुद को एनसीबी का अधिकारी बताकर डील कर रहा था, यानी वानखेड़े को इस वसूली कांड की खबर नहीं थी। समीर वानखेड़े की बेगुनाही की सबसे बड़ी गवाही मैंने आपको सुनवाई। जब गवाह सामने आया तो नवाब मलिक भी सामने आए और गवाह पर सवाल उठाए। नवाब मलिक ने आज फिर समीर वानखेड़े पर हमला किया। सुनिए जरा। सैम डिसूजा आज फिर टेलीविजन के सामने अपने बयान दे रहा है। ये सैम डिसूजा नहीं, इसका नाम है सैनविल डिसूजा। सारी घटनाक्रम के बाद सैम डिसूजा फिर कह रहा है कि समीर वानखेड़े निर्दोष है। केपी गोसावी यही लोग सब फर्जीवाड़े में हैं और आज कह रहा है कि 2 नवंबर के दिन मैंने पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि ये 2 लोग फ्रॉड हैं। 1 महीने के बाद फ्रॉड है ये नजर आया पूरी तरह से सैम डिसूजा। मैंने पहले भी कहा था कि ये समीर वानखेड़े का प्राइवेट आर्मी का मेंबर है। सारे नाइजीरियन जितने लोग ड्रग पेडलर हैं उनसे हत्ता उगाही का काम करता है और वही फिर एनसीबी के लोगों को बचाने के लिए मैदान में आया है। काशिफ मलिक खान जो क्रूज पे पार्टी हुई उसका ये पूरी तरह से स्पॉन्सर था। फिर मेरा सवाल है कि काशिफ खान को क्यों आज तक नहीं पकड़ा गया? काशिफ खान ये गोवा में है और वानखेड़े की सारी उगाही काशिफ खान करता है। वानखेड़े इसे क्यों बचा रहा है? क्योंकि वानखेड़े का ये प्राइवेट आर्मी का मेंबर है, गोवा में बैठा हुआ है। जोनल ऑफिस गोवा और मुंबई की है, गोवा में रेड होती नहीं। रशियन माफिया पूरा ड्रग का रैकेट गोवा में चला रहा है और गोवा की वसूली करने का काम काशिफ खान करता है और वानखेड़े उसे बचाने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। ऑर्थर रोड जेल गए हैं अनिल देशमुख। अनिल देशमुख ईडी की कस्टडी में थे अब तक और अनिल देशमुख अब 14 दिन के लिए ऑर्थर रोड जेल भेजे गए हैं। जेल की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिस जेल में अनिल देशमुख को रहना होगा। यह है ऑर्थर रोड जेल। अनिल देशमुख को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया है, लेकिन जेल में इस बार कुछ पाबंदियां भी हैं। आर्थर रोड जेल में अनिल देशमुख को बहुत आराम नहीं होने वाला। कुछ पाबंदियां बाकायदा हैं क्योंकि कोर्ट से वो राहत चाह रहे थे, आपको बताऊं, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी है। आपको मैं बताऊं कि जेल में आखिर कैसे रहेंगे अनिल देशमुख, किस स्थिति में जेल में उन्हें रहना होगा, कोर्ट ने क्या कुछ उन्हें सहूलियत दी है और क्या कुछ रियायत नहीं दी है। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ आपको अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं और ये आर्थर रोड जेल है और देखिए जरा कोर्ट ने देशमुख को जेल भेजा है। देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जिसे आप जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। 14 दिन तक इसी ऑर्थर रोड जेल में अनिल देशमुख को रहना होगा। 14 दिन तक यानी 2 हफ्ते तक। सेशंस कोर्ट ने देशमुख को 29 नवंबर तक जेल भेजा है। अब जेल में रहने के दौरान कुछ सहूलियत भी है तो कुछ पाबंदियां भी हैं। देशमुख को जेल में घर का खाना नहीं मिलेगा क्योंकि देशमुख और उनके वकील ये चाहते थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए उन्हें घर का खाना मिले, लेकिन कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। जेल का खाना, कोर्ट ने क्या कहा, जेल का खाना खराब होगा तब हम इस पर विचार करेंगे, यह कहा है कोर्ट ने। देशमुख ने घर का खाना खाने के लिए गुहार लगाई थी कोर्ट से कि उन्हें घर का खाना मिले। जेल में घर के बेड पर, जी हां यह इंपॉर्टेंट है कि घर के बेड पर सोने की इजाजत जरूर अनिल देशमुख को दे दी है कोर्ट ने, लेकिन खाना घर का नहीं, खाना जेल का। देशमुख को मेडिकल कंडीशंस पर यह इजाजत मिली है कि उन्हें एक बिस्तर यानी बेड मिलेगा। आइए अब आपको सुनवात दिखाने जा रहा हूं
ये रिपोर्ट देखिए जरा कि देशमुख ईडी की कस्टडी में थे, फिलहाल आर्थर रोड जेल में हैं, लेकिन इस मामले में अब कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, देखिए जरा रिपोर्ट। जेल में कटेगी अनिल देशमुख की रात। मुंबई की एक कोर्ट ने 29 नवंबर तक भेजा जेल। आज खत्म हो रही थी अनिल देशमुख की रिमांड। वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम नहीं हो रही। 10 दिन तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद देशमुख को अब जेल में रहना होगा। मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने देशमुख को 29 नवंबर तक जेल में रहने का फरमान सुनाया। ईडी ने उनका जुडिशियल कस्टडी मांगा और जुडिशियल कस्टडी 14 डेज का मांगा, जो कि माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके बाद हमने होम फूड और मेडिसिन का एप्लीकेशन किया था। होम फूड की एप्लीकेशन में कोर्ट ने कहा है कि पहले आप जेल में जाइए और जेलर को वहाँ से रिपोर्ट भेजने दीजिए मेरे पास, तब रखेंगे। वो होम फूड का एप्लीकेशन हमारा पेंडिंग है। अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल में रहेंगे। ईडी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीबी के कत्तावर नेता देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था। 6 नवंबर को स्पेशल कोर्ट ने जेल का फरमान सुनाया, लेकिन 7 नवंबर को हाई कोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी की रिमांड में भेज दिया। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने 15 नवंबर तक ईडी की रिमांड बढ़ा दी थी, जो आज खत्म हो रही थी। पिछली सुनवाई पर देशमुख के वकील ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को अब तक पूछताछ के लिए समन नहीं करने पर नाराजगी जताई थी। अनिल देशमुख पर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की उगाही में शामिल होने का आरोप लगाया था और कहा था कि देशमुख सचिन वाजे के जरिए उगाही करा रहे थे। देशमुख की बात हो गई और अब बात करते हैं सचिन वाजे की। देशमुख आर्थर रोड जेल में तो सचिन वाजे को तलोजा जेल भेज दिया गया है। जी हां, तलोजा जेल। सचिन वाजे अब तक कस्टडी में थे, उनसे गोरेगांव मामले में पूछताछ हो रही थी, लेकिन तलोजा जेल की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, तलोजा जेल जिस जेल में लेकर जाया गया है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 9 अप्रैल 2021 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, तलोजा जेल की। ये तस्वीरें तलोजा जेल के अंदर सचिन वाजे की गाड़ी घुस रही है। यहां से लगभग 900 मीटर अंदर जेल है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं आज कोर्ट में क्या हुआ दरअसल और किस मामले में सचिन वाजे को जेल ले जाया गया है। आपको बताऊं, गोरेगांव में वसूली का आरोप भी है, वहां भी करोड़ों की वसूली का आरोप लगा था। सचिन वाजे को फिलहाल न्यायिक हिरासत में तलोजा जेल भेज दिया गया। यह तलोजा जेल की तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको बताऊं कि वाजे को 14 दिन तक इसी तलोजा जेल में रहना होगा। सचिन वाजे इससे पहले भी इसी तलोजा जेल में बंद था। इसके साथ ही आपको बताऊं, गोरेगांव जबरन वसूली केस में कोर्ट ने यह फरमान सुनाया है, यानी वसूली के आरोप न जाने कहां कहां से लगे हुए। गोरेगांव वसूली केस में सचिन वाजे फिलहाल बर्खास्त हैं। गोरेगांव वसूली केस के बाद आपको बताऊं, आज खत्म हो रही थी वाजे की पुलिस रिमांड। आज रिमांड खत्म हुई, उसके बाद भेज दिया गया वाजे को हिरासत में। बहरहाल अब बात करते हैं दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली क्या फिर से लॉक होने जा रही है? क्या दिल्ली में फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है? सभी ये जानना चाहते हैं जो राजधानी में रहते हैं या राजधानी के आसपास रहते हैं। इसकी जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उस तरह से हालात ऐसे बन रहे हैं कि दिल्ली को लॉक किया जा सकता है। आज अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई, आपको बताने जा रहा हूं आज कोर्ट में इस मामले में क्या हुआ। कोर्ट में कुछ यह हुआ कि दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि प्रदूषण के कंट्रोल करने को पूर्ण लॉकडाउन के लिए वो तैयार हैं, कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा। इस पर आगे कहा केंद्र सरकार ने कि पराली जलाने का योगदान 10% है, यानी 10% प्रदूषण पराली जलाने की वजह से है। सड़कों की धूल सबसे बड़ी वजह है, यह केंद्र सरकार का कहना था। केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव दिया गया कि पानी का छिड़काव करना सही हो सकता है इस प्रदूषण पर काबू करने के लिए। तो कोर्ट ने कहा आखिर इतनी हाय तौबा फिर क्यों मचाई गई है? इस पर आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा दूसरी समस्याओं को ठीक करें, यानी पराली को सिर्फ दोष दिया जा रहा है और दूसरी समस्याएं उन्हें ठीक किया जाए। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री आखिर क्यों नहीं बंद की गई अब तक, कोर्ट ने पूछा। प्रदूषण, रोड ट्रांसपोर्ट
और धूल से ज्यादा है तो क्या कदम उठाए गए? कोर्ट का सीधा सवाल यह था। मैराथन बैठकों के बाद हमने सरकार से आपात कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा, उस पर केंद्र सरकार ने कहा कचरे को जलाना बंद करिए, कचरे की वजह से प्रदूषण हो रहा है। डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बंद किया जाए, यह एक पॉल्यूशन की वजह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आपातकालीन स्थिति है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन है। हम नया सिस्टम इस वक्त रातों रात नहीं खड़ा किया जा सकता। निंदा की जगह है जो उस पर फोकस करें, यानी अभी इस वक्त एक्शन पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने कहा इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी की बड़ी भूमिका है। दिल्ली सरकार का कहना था एमसीडी को हलफनामा दायर करने के लिए कहा जाए, यानी एमसीडी जवाब दे इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अपनी जिम्मेदारी एमसीडी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार से कहा, कोर्ट ने कहा आप बहाना बना रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ऐसे बहानों से हम मजबूर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा इस बात को, प्रदूषण पर आपके खर्च का ऑडिट कराने की सोचें, यानी सोचिए खर्च के ऑडिट कराने तक की बात कोर्ट ने कह दी। कोर्ट ने कहा कार्यपालिका से यह उम्मीद की जाती है कि वो बात करेंगे, वैसे सामने नहीं आते आप, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने करा। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव की वजह से पंजाब में जलाई जा रही है पराली और उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कोर्ट ने इस पर कहा चुनावों को दरअसल बीच में न लाया जाए और प्रदूषण का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर के राज्य आपात बैठक बुलाएं और सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें। इस पर केंद्र सरकार ने कहा हरियाणा में वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हो चुकी है। यह केंद्र सरकार का कहना था। कचरे को जलाना बंद किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा अपने कदमों की आप तैयारी रखें, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी। तो संभव है 17 नवंबर को यह तस्वीर साफ होगी कि दिल्ली में लॉकडाउन होगा और सिर्फ दिल्ली में होगा तो जो एनसीआर में रहते हैं, जो नोएडा से दिल्ली जाते हैं, जो गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं, क्या वो भी लॉक होगा? यह तस्वीर 17 को साफ होगी। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।